हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और आज हम लोग लेकर आए हैं पेडागॉजी के महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न जो सीटेट जुलाई 2024 के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत को जैसे संस्कृत पढ़ना आ जाए और जो भी प्रश्न आए आपका सीटेट में वो संस्कृत के प्रश्न हम लोग पढ़ करके उससे उसका आंसर निकाल सके। ये नहीं है कि यही प्रश्न आपका छप जाएगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर आप संस्कृत की दुनिया से पढ़ रहे हो तो फिर आपको जो प्रश्न मिलेगा वो प्रश्न आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, और उसके आंसर भी समझ में आ जाएंगे कि जब प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर आपको टिक करके आना है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, जो आपकी 6-7 वीडियो पड़ी हुई हैं सीटेट 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए जो सीटेट संस्कृत में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पेडागॉजी भी कवर कर रहे हैं इसमें और आपके गद्य का पोर्शन का प्रैक्टिस भी हम लोग करवा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का जो अभी हाईकोर्ट का आदेश आया है कि बीपीएससी टीआरई में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो सीटेट में 90 अंक से ज़्यादा नंबर लाए हों। तो जो भी बच्चे अगले बीपीएससी ट्री 4.0 में शामिल होना चाहते हैं वो अभी से अपने मन में बना के रखे कि जो सीटेट जुलाई 2024 होने वाला है उसमें आपके 90 अंक से ज़्यादा नंबर हो। और मेरा तो कहना है 90 अंक से ज़्यादा क्यों नंबर हो, आपके 118, 120, 125 अंक होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 30 नंबर की संस्कृत आ रही है और 30 नंबर की हिंदी आ रही है, उसमें 30 नंबर की पेडागॉजी आ रही, 30 नंबर के गद्य आ रहे हैं। 60 नंबर जो हैं आपके उसमें 30 नंबर के गद्य और पद्य और 30 नंबर की पेडागॉजी आ रही है। तो वो पूरा का पूरा 60 नंबर हम लोग इस चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। संस्कृत की दुनिया में आपको संस्कृत बिल्कुल ही आसान लगेगी, और जो लिखा है कि पेपर में यहीं से आएगा तो बिल्कुल यहीं से आएगा, क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ना सीख जाओगे तो बिल्कुल ही आपको आसानी होगी सॉल्व करने में उस प्रश्न को। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख के आइए, और अगर आप बिल्कुल ही नए कैंडिडेट हैं तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो, बस देखिए 5 मिनट 10 मिनट आप इस वीडियो को दीजिए और आपको संस्कृत बिल्कुल आसान लगने लगेगी। बड़े से बड़े चैनल पे आपने देखा होगा, लेकिन आपको इस चैनल पे संस्कृत आसान लगेगी तो लगेगी, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छे से हम लोग संस्कृत को कवर कर रहे हैं। और अगर आपको कठिन लगती है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आप तो बताते हो कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, आपका पढ़ाया हो बहुत सरल आता है, लेकिन हमको तो बहुत कठिन लग रही है। आप बस 5 से 10 मिनट अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको भी संस्कृत आसान लगने लग जाएगी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का जो पीडीएफ है वो यहाँ पे आपकी पीडीएफ आ जाती है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, संस्कृत को पढ़ना सीखते हैं कि कैसे संस्कृत पढ़ी जाए। संस्कृत पढ़ी जाए ऐसे कि उसका ऑप्शन हम लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है प्रथम कक्षायाः भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दीयते, ततः द्वय अक्षरा शब्दाः, अनन्तरं त्रय अक्षरा शब्दाः, अनन्तरं च कथाः कविताः च एव पुस्तके का पद्धति अनुसृता। यानी कि प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में, प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में आदौ वर्णमाला दीयते, आदि में कहा, आदि का मतलब क्या है, आरंभ में क्या दी गई है, वर्णमाला दी गई है। ततः द्वय अक्षरा शब्दा, उसके बाद 2 अक्षर के शब्द दिए गए हैं। अनंतरम त्रय अक्षरा शब्दा, उसके बाद 3 अक्षर के शब्द दिए गए हैं। अनंतरम चा कथा कविता चा, उसके बाद आपकी कथा दी गई है। और क्या दिया गया है, तो कविता भी दी गई है। एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता, यह पुस्तक किस पद्धति का अनुसरण कर रही है। बात समझिए कि प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में सबसे पहले वर्णमाला दी गई है, आ ई उ री री। आपको पता है संस्कृत की वर्णमाला, वर्णमाला पता है कि नहीं पता है, साथ में जान लीजिए, अभी के अभी वर्णमाला भी जान लीजिए। तो जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं आपके, वही आपकी वर्णमाला है। कौन से 14 माहेश्वर सूत्र, तो आपका है आयुड, रिलक, एओंग, अयौच, हैवरट, लड़, इयम मंगड़नम, झभाएं, गढ़दस, जब गढ़दस, खप छट ता चट तौ, कपय सक्षर और हल। और अगर इसमें से हम लोग हलंतित व्यंजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, वर्णमाला सुना रहे हैं आपको, वर्णमाला सबसे पहले वर्णमाला दिया है।
तो आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या वा रा ला ई अमंगा रा ना झा बा गा डा दा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा ता चा टा ता का पा सा 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 हा। ये आपकी वर्णमाला दी गई है प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में, सबसे पहले वर्णमाला दी गई। अब क्वेश्चन कैसे समझ रहे हैं तो देखिए, जो प्रथम कक्षा याह लिखा है इसमें से आ हटा देंगे, ठीक है। प्रथम कक्षा याह लिखा है, इसमें से याह हटा देंगे तो क्या आपको समझ में आ रहा? प्रथम कक्षा लिखा है। भाषा पुस्तक का ए हटा देंगे तो भाषा पुस्तके में से ए हटा दिया, विभक्ति हटा दी, भाषा पुस्तक लिखा है। आदि का ई जो है, आदि में जो ई है वही किस में बदल गया है? औ में बदल गया है, ठीक है। आदि का ई जो है वो औ में बदल गया है तो आदौ लिखा है। वर्णमाला दीयते, वर्णमाला दी गई है प्रथम कक्षा भाषा पुस्तक में के आदि में क्या दी गई है? वर्णमाला दी गई है। तथा द्वय अक्षरा शब्दा, दो अक्षर के शब्द दिए गए। अनंतरम त्रय अक्षरा शब्दा, अनंतरम चा कथा कविता चा, उसके बाद कथा कहानी दी गई है और फिर कविता दी गई है। एवं पुस्तके का पद्धति अनुसरता, यह पुस्तक कौन सी पद्धति का अनुसरण कर रही है? तो बालकों बताओ कौन से पद्धति का अनुसरण कर रही है? तो अनुशासनात्मक पद्धति, पाठचर्या रूपरेखा पद्धति, ऊर्ध्वगामी पद्धति या अधोगामी पद्धति। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन जब आपको समझ में आ गया है तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक पुस्तक का अनुशासन है कि पहले वो वर्णमाला सिखाएगा उसके बाद वो आपका ये कविता और कहानी सिखाएगा, या पाठचर्या की रूपरेखा ऐसी होती है कि पहले वर्णमाला ही सिखाएगा उसके बाद लास्ट में ही कविता पढ़ाएगा, या ऊर्ध्वगामी पद्धति है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊर्ध्वगामी मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है, या अधोगामी पद्धति है कि ऊपर से नीचे जा रहा है। तो बालकों इसी समय मैं बता दे रहा हूँ, सीटेट का बहुत पुराना तजुर्बा है हमारा कि आपका जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो पहले समझ लिया, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें दो जो ऑप्शन हो एक दूसरे के विपरीत हो, बिल्कुल ही विपरीत हो, एक दायां हो तो एक बायां हो, तो उन दोनों में से एक ऑप्शन ही आपका सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। बिल्कुल ये 100% सही है कि या तो ऊर्ध्वगामी पद्धति है या तो अधोगामी पद्धति है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत ऑप्शन है, बिल्कुल ही विपरीत ऑप्शन है। तो आप बताइए, कोई पुस्तक है वो पहले एक वर्ण को सिखा रही है, पहले वर्णमाला सिखा रही है, उसके बाद दो अक्षर का शब्द सिखा रही है, उसके बाद तीन अक्षर का शब्द सिखा रही है, उसके बाद पूरी की पूरी कहानी वो सिखा रही है, फिर कविता सिखा रही है, तो कहाँ से कहाँ जा रही है? तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। और इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वगामी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी पद्धति कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया है कि ऊर्ध्वगामी पद्धति है, पहले वर्णमाला और अनंतरम लास्ट में क्या हो जाएगी? आपकी कथा या कहानी या फिर कविता हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पढ़ाने का तरीका कैसा है? आसान है, कठिन है, संस्कृत कैसी लग रही है? समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये तो आसान प्रश्न था, आपने ऐसे ही करवा दिया और ये तो कोई भी करवा देगा, तो बालकों जो सरल को नहीं समझ सका वो कठिन जिंदगी में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो सरल है वही सबसे ज्यादा कठिन है। ये बात हमेशा बिल्कुल लिख लीजिए, अगर आपने कॉपी किताब ले रखी है लिख लीजिए कि जो चीज सरल है वही सबसे ज्यादा कठिन है, और ये जो नहीं पढ़ पाएगा वो कठिन क्या ही पढ़ पाएगा। तो जो आप शुरुआत कर रहे हो, तो हम लोग भी किस पद्धति को लेके चल रहे हैं? ऊर्ध्वगामी पद्धति को लेके चल रहे हैं। सरल से कठिन की ओर जाएंगे, कठिन से सरल की ओर जाने का लक्ष्य ही नहीं है। कठिन से सरल की ओर जाके क्या करेंगे? कठिन से तो और ऊपर बढ़ना है ना, तो हम लोग सरल से कठिन की ओर संस्कृत को लेके चल रहे हैं। आप लोग भी सरल से कठिन की ओर लेके चलिए और संस्कृत बिल्कुल ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, जो भी आपके सवाल जवाब है, जो भी आपको करना है, सब कमेंट आप कर सकते हो कि हाँ ये पढ़ा दीजिए या ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका अभी आया है स्क्रीन पे, एका पठनगत समस्या अस्ति। एक पठनगत समस्या है, पठनगत समस्या है। पढ़ने से रिलेटेड समस्या को क्या कहा जा रहा है?
ठीक है, संस्कृत में आया, देखिए एका पठनगत समस्या अस्ति, ये आपका हिंदी में भी आ सकता है, ये आपका सीडीपी में भी आ सकता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या दे दिया है, डिसकलकुलिया, डिसकलकुलिया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका डिस्फोरिया, सी है आपका डिसलेक्सिया और डी है आपका डिसग्राफिया। तो बताइए पढ़ने से रिलेटेड समस्या क्या है। तो देखिए जो डिसकैलकुलिया समस्या है, नोट कर लीजिए, आता है क्वेश्चन, गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है, गणित के विकार से संबंधित है आपका डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि कैलकुलेट करने में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। कैलकुलेशन किस में आती है, आपकी गणित में आती है, तो गणित से संबंधित प्रॉब्लम है आपकी डिसकैलकुलिया। डिस्फोरिया ऐसे लिखा है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। ठीक है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, इन दोनों में से आप बताइए। देखिए डिसकैलकुलिया नहीं है, डिस्फोरिया नहीं है, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया में से है। बताइए डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पठनगत समस्या पूछा है, बालक को पढ़ने में दिक्कत है। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम इसको समझाएं कि डिसग्राफिया क्या है आपका और डिसलेक्सिया क्या है। देखिए जो पठनगत समस्या है, जो पढ़ने से रिलेटेड विकार है, वो आपका डिसलेक्सिया है। याद रखिएगा, पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है बच्चे को, डिसलेक्सिया है। और डिसग्राफिया यानी कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। किस में प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि डिसग्राफिया है। देखिए ग्राफ, ग्राफ से याद रखिएगा, किससे याद रखिएगा, ग्राफ से याद रखिएगा कि उसको किसमें, ग्राफिंग में प्रॉब्लम हो रही। ग्राफ होता है ना, ये लिखना क्या है, लिखना क्या है, ग्राफ ही तो करना है, मतलब कि बनाना ही तो है। और पढ़ना क्या है, डिसलेक्सिया है, पढ़ना क्या है, डिसलेक्सिया है। और डिसग्राफ से याद रखिएगा कि उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और कैलकुलेट से याद रखिएगा उसको गणित में प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका पेडागोजी का प्रश्न था, जो संस्कृत में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको पीडीएफ में आपके शामिल किया गया है। ये प्रश्न आपको समझ में आया। डिसकैलकुलिया, साथ में बोलिए डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है, गणित में प्रॉब्लम है। डिसग्राफिया, ग्राफ यानी कि ग्राफिंग करने में दिक्कत है, लिखने में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन आप लोगों को संस्कृत ऐसी पढ़ाएंगे कि संस्कृत आपको आसान लगने लगेगी। बिल्कुल ही मजेदार रूप में पढ़ेंगे, ज्यादा बोझ नहीं लेंगे और बिल्कुल ही आराम से पढ़ते हुए निकल जाएंगे। और अगर हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन का मटेरियल आपको इसी 15 क्वेश्चन में मिल जाएगा। और पूरी कोशिश यही है कि आप लोग संस्कृत पढ़ना सीखो, रटना नहीं सीखो, पढ़ना सीखो। पढ़ना सीख गए तो काम आपका हो गया। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शंस इसके बड़े हैं। सीटेट में नॉर्मली दिक्कत यही होती है, बच्चा पढ़ने में इतना समय बिता देता है कि उसके पास गोला बनने का समय नहीं रहता। वो पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा टिक करे, उससे पहले तो उसका टाइम ओवर हो जाता है। तो देखिए कक्षायाम लेखनस्य प्रारंभम कर्तुम शिक्षका, कक्षा में लेखनस, लेखन यानी लिखना प्रारंभ करने से पहले शिक्षक क्या करता है, लेखन प्रारंभ करने से पहले शिक्षक क्या करता है। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है, विद्यालयम आगमनात् पूर्वम विभिन्ना परिच्छेदान पठितुम छात्रान निर्देशति, यानी विद्यालय में आने से पूर्व विभिन्न परिच्छेदों को पढ़ने के लिए छात्रों को क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। संस्कृत पढ़िए तो एक एक शब्द पढ़िए, संस्कृत पढ़िए तो एक एक शब्द, हिंदी के नहीं पढ़ते चले जाइए। ये विद्यालयम आगमनात् पूर्वम विभिन्नान परिच्छेदान पठितुम छात्रान निर्देशत, ये पढ़िए इसको तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है कि विद्यालय आने से पूर्व विभिन्न परिच्छेदों को पढ़ने हेतु छात्रों को क्या देना है, निर्देश देना है। या फिर सुंदर हस्ताक्षरेण लिखितुम छात्रान निर्देशत, कि सुंदर सुंदर लेख लिखने के लिए, सुंदर सुंदर जो आपकी राइटिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल में वो उसको कहता है कि हाँ क्या लेखन कार्य प्रारंभ करने से पहले शिक्षक क्या निर्देश देता है, तो सुंदर हस्ताक्षर लिखने के लिए निर्देश दे रहा है।
या फिर विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कुर्तुम छात्राम निर्देशत, यानी कि विषय पर मंथन करके, कृतोल्लभ करके, विषय पर मंथन करके, विचार का निर्माण करके छात्रों को निर्देश दे रहा है कि हाँ भैया पहले विषय पर मंथन करो लिखने से पहले, विचारों का निर्माण करो तुम लिखने से पहले। या फिर कृष्ण फलके विषयोपरि लिखितम परिच्छेदम अनुलिख लेखितुम छात्रान निर्देशता, कि जो कृष्ण फलक है, कृष्ण फलक का मतलब क्या है? ब्लैक बोर्ड। कृष्ण फलक का मतलब बालकों ब्लैक बोर्ड। कृष्ण फलक विषयोपरि लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितुम छात्रान निर्देशत, यानी कि कृष्ण फलक पर विषय के ऊपर, विषयोपरि, विषय ऊपर, विषय के ऊपर लिखने के लिए परिच्छेद जो लिखा हुआ है उसको अनुलेखितुम छात्रों की, उसी को उतारने के लिए छात्रों को निर्देश देता है। कक्षा में लेखन प्रारंभ करने के लिए करने से पहले शिक्षक क्या कहता है छात्रों से, क्या करवाना चाहिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बात समझिए, पहले देखिए, पहले जो है वो पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार तो पढ़ाएगा, खुद ही पढ़ाएगा ना। लेखन से प्रारंभम, लिखने का प्रारंभ करना है, लिखने का प्रारंभ करना है। सुंदर हस्ताक्षर, देखिए सुंदर हस्ताक्षर लिखते हूँ, ये बहुत कॉमन सी बात है कि भैया हर कोई कहता है, टीचर कहता है कि हाँ भैया अच्छे सुंदर शब्दों में ही लिखना, लेकिन मेन जो चीज है वो आपके सी पॉइंट में लिखी हुई है। क्या लिखा है कि विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कुर्तुम छात्रान निर्देशति, कि जिस विषय पर लिखना प्रारंभ हो रहा है उस विषय का मंथन करो, यानी उस विषय के बारे में एक विचार का निर्माण करो। निर्माण करने के लिए वो छात्रों को निर्देश देता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, संस्कृत समझ में आ रही होगी। अगर संस्कृत समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को कि कक्षायाम लेखन से प्रारंभम कर्तुम शिक्षका, कि कक्षा में लेखन के प्रारंभ करने से पहले शिक्षक क्या निर्देश देता है, किसको? बालकों को। तो क्या निर्देश देता है? विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कर्तुम छात्रान निर्देशति, कि विषय पर लिखने से पहले उसके ऊपर मंथन कर लो और विचारों का निर्माण कर लो, तब जाके लिखना प्रारंभ करो। यानी कि लिखना प्रारंभ कर दिया और दिमाग में कुछ है ही नहीं, दिमाग में कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? उल्टा सीधा लिख दोगे, पता ही नहीं कुछ विषय के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिसके जिसके पास जरूरत हो। सीटेट जुलाई 2024 अभी व्यूज कम है, बट जैसे जैसे वीडियो पढ़ती जाएगी सही लोगों तक पहुंचती जाएगी, व्यूज आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हो और संस्कृत की दुनिया में संस्कृत आपकी बिल्कुल ही सरल है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिल्कुल संस्कृत से रिलेटेड चैनल है, और भी सब्जेक्ट हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। अभी इस पे संस्कृत और हिंदी चल रही है, संस्कृत और हिंदी ऐसी चल रही है कि आप लोगों को समझ में आए, और बिल्कुल सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, इसलिए पहले सरल प्रश्न उसके बाद आपके कठिन प्रश्न, ठीक है। ठीक, देखिए क्या लिखा है, बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया, ठीक है, कि बालक का मातृभाषा का जो अधिग्रहण हो रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रमुख क्या है? बालक का जो मातृभाषा का अधिग्रहण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो मातृभाषा होती है वो बालक अपनी माता की गोद में सीखता है, तो उसके लिए प्रमुख क्या है? तो ए ऑप्शन दिया गया लेखनेन, बी श्रवणेन, सी औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, या डी संभाषणेन, कि बालक को मातृभाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से क्या लगता है, क्या करता है बालक? क्या लिखना जरूरी है बालक को? बिल्कुल नहीं जरूरी है। क्या सुनना जरूरी है? क्या औपचारिक शिक्षण व्यवस्था जरूरी है? या संभाषणेन बोलना जरूरी है? तो देखिए, बालक को सबसे पहले प्रमुख रूप में क्या करना पड़ेगा? तो ना औपचारिक शिक्षा जरूरी है, विद्यालय तो जाना नहीं मातृभाषा सीखने के लिए, और संभाषण का मतलब होता है कि जो सुना हुआ है उसको रिपीट करना। क्या है संभाषण का मतलब? जो सुना उसको रिपीट करना। लेकिन ये जो श्रवणेन है, ये बालक जो है मातृभाषा का प्रमुख रूप क्या है कि बालक कैसे सीखता है? सुनकर सीखता है। कैसे सीखता है? सुनकर सीखता है। और आजकल तो भैया यूट्यूब से सीखता है,
यूट्यूब खोल लेता है, वो बालक रील देखता रहता है और वही भाषा जो है वो माता की भाषा बालक बोलना मातृभाषा खत्म कर देगा। यूट्यूब अगर पकड़ा दिया उसको मोबाइल की भाषा वो बोलने लगेगा। तो बालेन मातृभाषा या अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया श्रवणेन ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसमें से प्रश्न जरूर आएगा, पक्का प्रश्न आएगा, क्योंकि हर बार प्रश्न जो है आपका आता है, इस बार भी प्रश्न आपका जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, कुछ खुद से बनाए हुए प्रश्न नहीं है, सब भैया प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो सीटेट के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। उत्पादक कौशल में किसका समावेश है, किसका समावेश है? तो देखिए, लेखन संभाषणे, पठन लेखने, श्रवण संभाषणे, अपन हटाओ, ठीक है, श्रवण संभाषणे और पठन श्रवणे। ठीक है, उत्पादक कौशल, देखिए 4 कौशल हैं आपके, कौन सा? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। अगर सही से इसको क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सुनोगे, सुनना, फिर बोलना, फिर आपका पढ़ना और तत्पश्चात आपका लास्ट में आ जाता है लिखना। अब सुनिए, सुनते हो, उत्पादन हो रहा है कि ग्रहण कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हैं सर जी, तो कौन सा कौशल हो जाएगा? ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे हो, बोल रहे हो यानी कि उत्पादन हो रहा है, बोलना क्या हो जाएगा आपका? उत्पादन, उत्पादन, 1 सेकेंड, ठीक है, बोलना क्या हो जाएगा आपका? उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन। ठीक है, पढ़ना, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, मतलब कि आंखों से ग्रहण कर रहे हो, पढ़ना क्या हो जाएगा आपका? ग्रहणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण कर रहे हो। और लिखना क्या हो जाएगा? देखो लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उत्पादन हो जा रहा है। 4 कौशल है आपके, ध्यान रखिएगा। आपका सुनना, सुनना, सुनना यानी कि ग्रहण कर रहे हो, ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, बोलना यानी बोल रहे हो तो उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादात्मक कौशल। ठीक है, आपका पढ़ना, पढ़ना यानी कि पढ़ रहे हो यानी कि ग्रहण कर रहे हो, ग्रहणात्मक कौशल। और लिखना आपका लिख रहे हो यानी कि उत्पादन हो रहा है, विचारों का उत्पादन हो रहा है लिखित रूप में, तो ये आपका उत्पादक कौशल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो उत्पादक कौशल कौन कौन सा? लेखन और संभाषण, लेखन और संभाषण है, पठन और लेखन है। देखिए, पठन आपका ग्रहणात्मक हो जाएगा, ये नहीं होगा। श्रवण संभाषण, श्रवण भी आपका ग्रहणात्मक हो जाएगा, पठन श्रवण, ये आपका लेखन संभाषण जो है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि जो पढ़ना है, जब पढ़ रहे हो यानी कि ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो तो ग्रहण कर रहे हो, बोल रहे हो तो यानी कि उत्पादक कौशल है, उत्पादन कर रहे हो, और लिख रहे हो यानी कि आप उत्पादन कर रहे हो। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोगों को चारों कौशलों के बारे में हमने बता दिया कि हाँ, यहाँ से चारों में से कुछ भी पूछ लेगा तो आप लोग बताने में सामर्थ रहोगे। यहाँ सर जी चारों पढ़ के गए थे, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, प्रश्न 6 कह रहा है आपसे, करुणा नामना तृतीय कक्षाया शिक्षिका एकाम कविताम, कविताम होगा यहाँ पे, एकाम कविताम पाठयित्वा कक्षा छात्रान किश्चित कार्यम ददाति। कि करुणा नाम की तृतीय कक्षा की शिक्षिका जो है एक कविता पाठयित्वा कक्षा छात्रान किश्चित कार्य, कि एक कविता को पढ़कर कक्षा की छात्रा को कोई कार्य देती है। ठीक है, पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, ठीक है, एक शिक्षिका जो है, एक तृतीय कक्षा की शिक्षिका है, वो क्या कर रही है? एक कविता को पढ़ा रही है और उसके बाद कक्षा के छात्रों को उससे रिलेटेड कार्य दे रही है। अधोलिखितेषु किम कार्यम तया दीयताम येन छात्रा सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणम कुर्युः। जो ऊपर लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ है, सॉरी अधोलिखितेषु लिखा है, ऊपर लिखा होता तो ऊपर जाता, अधोलिखितेषु किम कार्यम, निम्न में से किस कार्य को देने के बाद छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग ग्रहण करेंगे। ठीक है, एक तृतीय कक्षा की छात्रा जो है, जो शिक्षिका है, वो एक कविता का पाठ करवा करके
कक्षा के छात्रों को कोई कार्य देती है, निम्न में से कौन सा कार्य देगी जिससे जो छात्र हैं वो सक्रिय रूप से भाग ग्रहण करेंगे। तो देखिए ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, यथा पाठे दत्तम तथा कविताया प्रत्येक पंक्ति कंठस्थीकरणम कर्तुम छात्रेभ्यः निर्देशत, यानी कि जब पाठ हो चुका है, कविता हो चुकी है, तो प्रत्येक पंक्ति को कंठस्थीकरण करने के लिए छात्र को निर्देश दे रही है। या फिर बी ऑप्शन आपका लिखा है कविताया नवीन शब्दान प्रयुज्य वाक्यानि निर्मातुम छात्रेभ्यः निर्देशति, कि कविता में जो नवीन शब्द आए हैं, नवीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उससे वाक्य का निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश दे रही है। या फिर कविता या अन्ते प्रदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखिते छात्रेभ्यः निर्देशति, कि कविता के अंत में जो प्रदत्त प्रश्न है उसका उत्तर लिखने के लिए छात्र को निर्देश दे रही है। या समूहे विभज्य कविताया स्वव्याख्याम दातुम छात्रेभ्यः निर्देशति, कि समूह में विभाजित करके छात्रों को क्या कर रही है, तो कविता छात्रों को स्वयं व्याख्या करने के लिए वो निर्देश दे रही है। तो बात बताइए आप कि जब कविता का पाठ हो चुका है तो उसके बाद क्या ऐसा शिक्षिका कार्य दे जिससे छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग ग्रहण कर सके। तो आपका जो है ये सी ऑप्शन जो कह रहा है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि कविताया अन्ते प्रदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखितुम छात्रेभ्यः निर्देशति, कि कविता के अंत में जो प्रदत्त प्रश्न है उनका उत्तर लिखने के लिए छात्रों को वो निर्देश देगी, जिससे छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग ग्रहण कर सके। क्योंकि अभी अभी उसने कविता पढ़ाई है तृतीय कक्षा के बालकों को, तो अब वो कह रही है कि भैया इसके प्रश्नों का उत्तर आप सक्रिय रूप से भागीदारी करके दो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कैसी लग रही है संस्कृत, बिल्कुल आप लोग बताओ, इसमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी खामी हो वो भी बताओ कि हाँ सर जी ऐसे नहीं, ये वाला चैप्टर नहीं, ये वाले चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न कराइए, तो मैं वैसे प्रश्न भी कराऊंगा। अभी मैं अपने सूझबूझ के हिसाब से लाया हूँ कि हाँ मुझे पता है कि अगर ऐसे प्रश्न हल करना आप लोग सीख जाओगे तो वहाँ कोई भी प्रश्न आएगा वो हल करना आप लोगों को सीख जाओगे, क्योंकि सरल प्रश्न आएगा ज्यादा, कठिन आएगा कम, लॉन्ग आएगा, पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आ जाएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, भाषाया अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीना, कि भाषा का अधिग्रहण करने के लिए अधिग्रहण के विषय में कौन सी उक्ति जो है समीचीन है, मतलब सही है। तो देखिए, प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति, कि प्रत्येक बालक की भाषा अधिग्रहण की जन्मजात शक्ति होती है। बाला विभिन्न स्रोतेभ्यः भाषाया अधिगम कुर्वन्ति, कि बालक जो विभिन्न स्रोतों से भाषा का अधिगम करते हैं। भाषाम अधिग्रहीतुम बालानाम जन्मजाता शक्ति ना अस्ति। देखो, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन, एक में दिया है अस्ति और एक में दिया है नास्ति, ठीक है। और डी, यदा बाला विद्यालयम आगच्छन्ति तदा ते भाषाया अधिगम कुर्वन्ति। देखिए, विद्यालय आए चाहे ना आए, भाषा तो सीखेगा ही, चाहे मातृभाषा सीखे चाहे कोई भी भाषा सीखे, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से भाषा का अधिगम करता है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि अगर दो ऑप्शन आपके ऐसे हों जो एक दूसरे के विपरीत हो, देखिए इसमें क्या है, प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहण से जन्मजाता शक्ति अस्ति और भाषाम अधिग्रहीतुम बालानाम जन्मजाता शक्ति न अस्ति। तो देखिए, एक में अस्ति दिया है और एक में नास्ति, बाकी दोनों सेम है, तो या तो अस्ति होगा या तो नास्ति होगा। तो प्रत्येक बालक की भाषा अधिग्रहण करने की जन्मजात शक्ति अस्ति, क्या होगा, अस्ति, कि हाँ प्रत्येक बालक की भाषा अधिग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए इसको, और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों की बात समझ में आई होगी कि जो बालक है वो भाषा ग्रहण करता है, अधिग्रहण करता है, वह उसकी जन्मजात शक्ति होती है। इसलिए अस्ति ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल हमने बता दिया है, बिल्कुल आप लोग याद रखना कि अगर दो ऑप्शन बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत हैं तो यानी कि उसमें से एक ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। इसको आप ट्रिक कह लो या दिमाग कह लो या कुछ भी कह लो, या समझ कह लो, बूझ कह लो, कि हाँ भैया बहुत छोटी सी बात है कि अगर आगे रास्ता नहीं है, लिखा है दाएं या बाएं और आगे बढ़ना ही है, तो या तो दाएं जाओगे या तो बाएं जाओगे,
ठीक है, तो या तो अस्ति होगा या तो ना अस्ति होगा, दोनों ऑप्शन में दिया ही नहीं होता। दोनों दिया है यानी दोनों में से एक सही है, बाकी दो ऑप्शन वैसे भी हटा दो, दोनों में से एक देख लो, अस्ति है कि ना अस्ति है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एकस्या भाषाया अधिगमार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। एक भाषा के अधिगम के अर्थ में निम्न में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो पुस्तकों को पढ़ने का। देखो समझ में, क्वेश्चन समझ में है कि नहीं आ रहा? भैया स्या हटा देना, भाषा, एक भाषा आ गया, अधिगम अर्थम है, तो अधिगम और अर्थम यहाँ पे आपको संधि का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अधस्तनेषु, अधस्तनेषु मतलब कि नीचे, कस्य मतलब किसका, महत्व सर्वाधिकम सबसे अधिक है। एक भाषा के अधिगम के अर्थ में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो पुस्तक पढ़ने का। भाषा अधिगम, भाषा सीखना है, पुस्तक पढ़ के भाषा सीखने सबसे महत्व, मतलब पुस्तक का महत्व सबसे अधिक है, पुस्तक पढ़ने का महत्व सबसे अधिक है एक भाषा के अधिगम में। या चलचित्राण नाटका नाम वा प्रेक्षणाम, चलचित्र नाटक देखने का। एक भाषा सीखना है तो चलचित्र और नाटक देख के सीखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब सर्वाधिक महत्व रखता है कि चलचित्र और नाटक नहीं देखा तो नहीं सीख पाओगे, या पुस्तक नहीं पढ़ा तो नहीं सीख पाओगे। या अध्ययनाध्यापन सामग्रीणाम उपयोगः, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, अध्ययन अध्यापन सामग्रीणाम, देखो लिखा अध्ययन लिखा है, फिर भैया देखो आ मिलकर दीर्घ हो गया, अध्यापन सामग्रीणाम उपयोग। या सामाजिक संवादा, कि एक भाषा के अधिगम के अर्थ के लिए एक भाषाया अधिगमार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्व सर्वाधिकम। तो भैया सामाजिक संवाद जो है, अगर आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ते हो, ठीक है, चलचित्र भी नहीं देखते हो, अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग भी नहीं करते हो, तब भी अगर आप किसी देश में जाते हो, किसी राज्य में जाते हो, लोगों से सामाजिक संवाद होगा तो आप वहाँ की भाषा बोलना सीख जाओगे। चाहे आप झारखंड जाओ, चाहे बिहार जाओ, चाहे उड़ीसा जाओ, चाहे तमिलनाडु जाओ, और कहीं भी जाओ, अब पुस्तक नहीं पढ़ो, पुस्तक वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, पुस्तक कहाँ पढ़ पाओगे। एक बच्चे को आप यूरोप भेज दो और एक बच्चे को इंडिया में रखो, एक बच्चे को पुस्तक ना दो यूरोप में, तब भी वो इंग्लिश सीख जाएगा, और एक बच्चे को पुस्तक क्या पूरी पूरी पोथी पतला दे दो तब भी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा जैसे यूरोप वाला सीखेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक संवाद हो रहा है, सामाजिक संवाद जहाँ होगी वहाँ भाषा का अधिगम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आसानी से हो जाएगा। तो सामाजिक संवाद का अधिगम में अर्थ जो है सबसे सर्वाधिक महत्व है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के? अगले प्रश्न पे चलें, चले दौड़ के चले, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नवा प्रश्न है। वीडियो अगर समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मिलेगा तो समझ में आएगा कि यहाँ सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा तब भी उम्मीद करेंगे कि आगे जाके मिलेगा, लेकिन आप लोग हाँ डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उस पर ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना हो करो, कम से कम अपना रिस्पांस दोगे तो मुझे पता चलेगा। कमेंट कर सकते हो कैसा लग रहा है पढ़ना, संस्कृत कैसी लग रही है आपको, आसान लग रही है, कठिन लग रही है, इतना बस बता देना, ताकि अगर कठिन लग रही होगी तो मैं और आसान तरीके से इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिखा है, बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमाम भाषा, बालक की स्वाभाविक रूप से उसकी प्रथम भाषा को वो क्या करता है, ठीक है। बालक स्वाभाविकतया तस्य प्रथमाम भाषा, बालक स्वाभाविकता से उसकी प्रथम भाषा कैसे ग्रहण करता है? तो अधिग्रहण करता है, मतलब कि सीख लेता है, पुनर्बलन मतलब कि बार बार रिपीट करता है, अधिगच्छति या अनुकरोति, ठीक है, लर्न याद करता है, या इमिटेट्स अनुकरोति यानी पीछे पीछे बोलता है। तो भैया क्या होता है, तो जो प्रथम भाषा होती है बालक की, कुछ भी भाषा, जो आ ई ही ऊ जो भी भाषा वो बोलता है वो उसका क्या कहता है, अनुकरोति, यानी जो आसपास के लोग होते हैं उनकी वो पीछे पीछे नकल करता है, पीछे पीछे नकल करता है, बोले भट्ट तो बोले भट्ट, तो वो क्या कर रहा है, अनुकरोति कर रहा है, नकल कर रहा है। तो बालक जो है वो स्वाभाविकतया तस्य प्रथमाम भाषाम अनुकरोति, बालक अपने स्वभाव के कारण जो है उसकी प्रथम भाषा का क्या करता है, पीछे पीछे अनुकरण करता है। उम्मीद है आप लोगों को बात ये समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको सही लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिसके पास भी सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम जो भी देने वाला है, आपका प्री है,
उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अगर उसने संस्कृत या हिंदी में से कोई भी सब्जेक्ट ले रखा होगा, हिंदी तो ले ही रखा होगा, संस्कृत और इंग्लिश में से कोई ले रखा होगा, तो संस्कृत अगर ले रखा होगा, संस्कृत हिंदी मिला के 60 में से 60 चाहिए होंगे, वीडियो शेयर कर देना, आ जाएंगे। ठीक है, 60 में से 60 नहीं आएंगे तो 55 तो कंफर्म आ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्न में। कौन कौन से है ग्रहण कौशल, ग्रहण वाला कौन कौन सा है? तो भैया देखिए, सुनने से ग्रहण हो रहा है, सुनना यानी कि श्रवण, ठीक है, और पढ़ना, पढ़ने से भी ग्रहण हो रहा है यानी कि पठन। बात समझ में आई आपकी? सुनना और पढ़ना कौन सा हो जाएगा आपका? श्रवणम पठनम चा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। पिछले प्रश्न में हम लोग समझ चुके हैं इस बात को कि सुनने वाला कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कौन है और उत्पादक कौशल कौन है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर बार आपका दे देता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आए हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? 217। ये क्या है? कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो पढ़ते पढ़ते, यानी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो, यानी कि आपको पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे क्या होगा कि और भी वीडियो आपकी जल्दी जल्दी आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा का अधिगम्यते। शिक्षक के सहायता से औपचारिकता का भाषा जो अधिगम्य होता है वो कौन सी भाषा सीखी जाती है? ठीक है, शिक्षक के सहायता से औपचारिक रूप में कौन सी भाषा सीखी जाती है, ये आपका ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा या फिर द्वितीय भाषा, बताइए कि शिक्षक के सहायता से औपचारिक रूप में कौन सी भाषा अधिगम की जाती है? मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा? देखिए, जो आपकी स्कूल में सीखी जाती है वो कौन सी भाषा होती है? द्वितीय भाषा होती है। मातृभाषा ही आपकी कौन सी भाषा है? प्रथम भाषा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक की सहायता से औपचारिक रूप में कौन सी भाषा का अधिगम किया जाता है? तो द्वितीय भाषा का अधिगम किया जाता है। प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? क्या लिखा है? शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा का अधिगम्यते, यानी कि शिक्षक की सहायता से औपचारिक रूप में किस भाषा का अधिगम किया जाता है? तो द्वितीय भाषा का अधिगम किया जाता है। चाहे इंग्लिश सीख लो, चाहे हिंदी सीख लो, चाहे कोई भी भाषा सीख लो, मातृभाषा प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा आपकी कोई भी भाषा जो शिक्षक की सहायता से सीखी जाती है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके बाद वीडियो चाहिए होगी, कमेंट जरूर करना कि हाँ सर जल्दी जल्दी वीडियो लाइए। क्या लिखा है? भाषाया पाठचर्या साहित्यस्य समावेशः स्यात्, कि भाषा की पाठचर्या में साहित्य का समावेश क्यों होता है? क्यों होता है भाई? साहित्य का समावेश क्यों होता है? तो देखिए लिखा है ए ऑप्शन, छात्राणाम पाठ्यक्रम भारम न्यूनम करोति। छात्राओं के पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणाम सहायम करोति, नवीन शब्दों का ज्ञान छात्रों की सहायता करेगा, इसलिए क्या होता है? पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश होता है। सी लिखा है इरम नैसर्गिक भाषा या पठन पाठनस्य माध्यमम अस्ति, कि ये जो नैसर्गिक भाषा है, जो आपकी ऑथेंटिक लैंग्वेज है, जो साहित्य की लैंग्वेज है, वो पठन पाठन के माध्यम का एक माध्यम है, इस वजह से साहित्य में शामिल होता है। या इदम विद्यार्थिना आलोचन क्षमता वर्धयति, कि विद्यार्थियों की आलोचना की क्षमता जो है, उनका ज्ञान खुलता है, वो अपने जो चीजें हैं उनको बेहतर रूप से समझ पाते हैं साहित्य के माध्यम से। तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा कि नवीन शब्द का ज्ञान भी होता है, लेकिन मेन क्या चीज होती है कि आलोचन क्षमता का विकास होता है, इसलिए साहित्य का समावेश जो है पाठ्यचर्या में किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पीडीएफ अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना।
कॉल करोगे तो उठेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, फिर आप कहोगे सर फोन नहीं उठता है, तो ये 7007856147 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें। ये जो प्रश्न आप लोग सामने क्या लिखा है, भाषायाः कक्षायां कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते। कथा कथने वो कथा कहने का की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है भैया? 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए, भाषायाः कक्षायां कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते। ठीक है, कि भाषा की कक्षा में कथा कथने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है भैया, क्यों होती है? कथा कथने की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कक्षा में, क्यों होती है? तो ये ऑप्शन दिया गया, शिक्षक से विश्रामार्थम सहायताम करोति, कि शिक्षक के विश्राम करने में सहायता करता है, कि शिक्षक थोड़ा सा टहल घूम ले, कथा वथा कह ले, थोड़ा आराम, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। एतद् भाषाया समग्रम रूपम प्रस्तुति, यह भाषा के समग्र रूप को प्रस्तुत करता है। एतत् नैतिक शिक्षणम ददाति, यह एक नैतिक शिक्षा देती है। यह आमोदस्य प्रभुतम स्रोतः अस्ति, कि यह वही हंसी खेल का एक स्रोत है, आमोद प्रमोद का। तो देखिए, जो सीटेट ने माना है वो रियलिटी में माना है ए को। शिक्षकस्य विश्राम अर्थम सहायताम करोति, शिक्षक के विश्राम के लिए सहायता करती है। पता नहीं कैसे माना है, क्या माना है, जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, एतत् नैतिक शिक्षणम ददाति, कि कथा कहने का महत्व क्या है, कि बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाए, बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखा है आपका, कश्चिद विषयम् अधिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुं चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितुं शक्नोति यदि सः विषयः सम्बद्धः अस्ति। किसी विषय में स्वतंत्रता लेखितुं, स्वतंत्रता से लिखने के लिए चतुर्थ कक्षा के छात्र को शिक्षक नियोजित करता है, कहता है यदि सः विषय संबद्धित अस्ति, अगर वह विषय संबद्ध हो। ठीक है, चतुर्थ कक्षा, ठीक है, स्वतंत्रताया लेखितुम, स्वतंत्रता से लिखने के लिए किसी विषय को अधिकृत करता है छात्र, किसको? तो शिक्षक किसको? छात्रों को। तो ये यदि वह विषय किससे संबद्ध हो, तो ए ऑप्शन आपका दिया है, व्यक्तिगत जीवन से, छात्र के व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध हो, सामाजिक समस्या से संबंधित हो, वातावरण की समस्या से संबंधित हो, या फिर राष्ट्र की समस्या से संबंधित हो। आप प्रश्न को पहले पढ़िए अच्छे से, प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, किसी विषय में स्वतंत्रता से लिखने हेतु चौथी कक्षा के छात्रों को शिक्षक जो है वो कह सकता है, नियोजित कर सकता है, यदि वह विषय संबद्ध अस्ति, संबद्ध हो। किससे संबद्ध हो? तो व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध हो, सामाजिक समस्या से संबद्ध हो, वातावरण की समस्या से या राष्ट्र की समस्या से। तो देखिए, वो लिखने के लिए कह सकता है अगर वो सामाजिक समस्या से संबद्ध हो। किससे? बी, सामाजिक समस्या से अगर संबद्ध है कोई विषय, तो उस पर चतुर्थ कक्षा में छात्रों को शिक्षक जो है वो स्वतंत्रता से लिखने के लिए कह सकता है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में कक्षा 4 में वो स्वतंत्रता से कितना लिख पाएगा, तो 1-2 अपनी बात लिख देगा कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। वातावरण की समस्या उसको इतनी पता नहीं रहती कि पॉल्यूशन हो रहा है, जल गंदा हो रहा है, ये हो रहा हो। राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं उसको, अभी तो वो अपने समाज में रहता है, तो सामाजिक जो समस्या है उसके बारे में वो स्वतंत्रता से लिख पाएगा। इसलिए छात्र, जो शिक्षक है वो छात्र को सामाजिक समस्या के संबद्ध विषय पे लिखने के लिए स्वतंत्रता से कह सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, ठीक है, आखिरी प्रश्न है आप लोगों का। 15 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न लेके आए हैं, और गद्य की सीरीज इससे पहले हो चुकी, तो गद्य जाके देख लेना, 15 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। गद्य भी बहुत अच्छा था। लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा है, पूर्व पठितायाः कथायाः पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्देश्य शिक्षिका आकलयितुं समर्थो भवेत्। पूर्व में मतलब पहले, पठितायाः कथाया, पहले से पढ़ाई गई कथा का पुनः कथन अर्थम छात्र को, पुनः छात्रों को निर्देश करना कि आप कहो। पहले पढ़ाया गया, फिर कहा अब आप कहो, अब आप पढ़ाओ, आप कहो। शिक्षक किस चीज का आकलन कर रहा है, शिक्षक
आकलन, किस चीज का आकलन करने में क्या है, समर्थ होगा। तो उच्चारण का आकलन, स्मृति शक्ति का आकलन, वर्तनीम का आकलन या अवबोधम का आकलन। पहले भैया कहानी पढ़ा दी है, उसके बाद कह रहा है कि पुनः कथन अर्थम। अब पुनः कथा का अर्थ कहो। पहले कथा का अर्थ बता दिया, फिर कह रहा पुनः कथा का अर्थ कहो। तो किस चीज में वो किस चीज का आकलन करने में समर्थ हो रहा है, उच्चारण का, स्मृति शक्ति का, वर्तनीम का या अवबोधम का। तो बताइए, तो अवबोधम का कि बालक को कितना अवबोध हुआ है, कितना बालक ने समझा है। क्या है, तो कितना बालक ने समझा है। जब एक बार उसने पढ़ा दिया है और दोबारा पढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी कि वो जान रहा है कि वो समझना, आकलन करना चाह रहा है कि बालक को कितना अवबोध हुआ है, बालक ने कितना उसको सीखा है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये प्रश्न समझ में आया होगा और आपको पूरी पीडीएफ अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो और इसमें और भी वीडियोज आप लोग चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है जो आपके सीटेट जुलाई 2024 से रिलेटेड ना हो, इधर उधर की बातें नहीं पढ़ाई जाती। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोगों को एक निगाह में इसको देखना है और समझना भी है। अगर आप नए हो तो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बिल्कुल कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो हम लोग कब लाएं और किस टॉपिक पे लाएं और कितनी जल्दी लाएं, उतनी ही जल्दी हम लोग आपके सामने वीडियो लेके पेश हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा और आप लोग जितना शेयर करोगे, जितने लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, उतना ही हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे लाएं। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप लोग टीचिंग से रिलेटेड जो बेसिकली एग्जाम्स होते हैं और उनके जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है आपका, संस्कृत है आपका, और भी जैसे सीडीपी के प्रश्न हैं या फिर बीपीएससी का भी जब आने वाला है 3.0 आने वाला है, उससे रिलेटेड भी जो संबंधित सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो इस चैनल पे लेके आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप हम लोग के साथ बने रहे। नमस्कार।